ओके, तो वहाँ पे आप जेल पे कितने टाइम रहे थे? जेल में कितने जेल टाइम में रहे रहा थे? था मैं नवंबर 7 से लेकर जनवरी। अच्छा, तो उनके चक्कर में तुम कॉलेज नहीं गए। दूसरा, फिर उनके चक्कर में तुमने कैश पे काम किया बेसिकली, और फिर तुम कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, तो कॉलेज की तरफ से तुम बेसिकली इलीगल हो गए बिकॉज तुमने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया। आपको आपका बेटा चाहिए? तो मम्मा बोलती हाँ मैं मेरा बेटा चाहिए, आपने वैसे भी झूठा केस लगाया, आप केस वापस ले लो। आफ्टर दैट ही वाज लाइक कि मैं कर दूंगा, मैं आपके बेटे को बाहर निकाल दूंगा, बट जो मकान है आपका वो मेरे नाम करवा दो। तो सबसे बच के रहना, ये मत सोचना कि अच्छा मेरे को इंडियन दिख गया तो भाई मेरा भाई है। Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो का सीन क्या है? आज की वीडियो में मैं एक भाई के साथ हूँ जो हमारे यूएस गए थे स्टूडेंट वीज़ा में, एंड उनके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हुई तो वो खुद ही बताएंगे। तो हमारे साथ आर्यन है वीडियो कॉल पे, जो कि अभी इंडिया में है, तो वो अपनी पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे। तो हाय आर्यन, व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई? ठीक भैया, आप कैसे हो? बस ब्रो मैं बढ़िया। तो आर्यन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और तुम्हारी जो जर्नी थी वो कैसी रही थी, और बिकॉज यू गॉट सेंड बैक राइट, डिपोर्टेड वाज द वर्ड, तो वो कैसे हुआ था और क्या इंसिडेंट था? प्लीज एक्सप्लेन। बेसिकली हुआ क्या कि जब मेरी 12th हुई, मेरी 12th 2021 में कंप्लीट हुई थी, तो उस टाइम मैं आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, एंड उस टाइम मैं आपको फॉलो करता था, एंड काफ़ी मन था कि कनाडा जाना है, बाहर जाना, जैसे सबका अमेरिकन ड्रीम होता है राइट। तो मेरा भी मन था। तो फिर घर वालों को किसी तरह मनाया कि जाना है, तो पापा ने कहा कि मेरे क्लोज फ्रेंड है वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में टेक्सास में रहते हैं वो, तो उनसे मैं बात करता हूँ अगर वो हेल्प कर सकते किसी तरह, क्योंकि बजट काफ़ी लो था और चाहते नहीं थे कि लोन वगैरह पे जाएं, और अगर कोई हेल्प कर सकता तो क्यों नहीं, बाद में उनको रीपे कर देता है बंदा। तो पापा ने उनको फ़ोन वगैरह किया, तो वो बोलते कि नहीं कोई बात नहीं, आप बेच दो तो हम रख भी लेंगे इसको और इसको पढ़ा भी देंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आपको खाली। अच्छा, तो हाँ जी। तो आपके रिलेटिव्स ने बोला, मतलब जो भी थे फैमिली फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि आपको रख लेंगे? हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया उस टाइम पे। ओके, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मेरी टेक्सास में थी सैन मार्कस यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करने जा रहा था, एंड मैंने फिर 2021 में उनसे बात वगैरह करके मैंने आइल्स दिया, आइल्स क्लियर किया, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना, इंटरव्यू वगैरह वो सब क्लियर हो गया, एंड क्लियर होने के बाद मेरी जनवरी में टिकट थी 2022 में, जनवरी 16 को मैं वहाँ पे लैंड किया अमेरिका में, एंड फिर एयरपोर्ट पे वही फ्रेंड्स आ गए पापा के, एंड उन्होंने मुझे ले लिया अपने साथ, तो वो मेरे को अपने घर ले गए ऑस्टिन में, टेक्सास में ऑस्टिन है वहाँ पे वो, हाँ वहाँ पे मुझे टेक्सास, ओके। या तो जब मुझे वो वहाँ पे ले गए तो एक दिन उन्होंने मुझे रखा, तो अगले दिन बोलते कि हम हेल्प नहीं कर सकते तेरी पढ़ाई के खर्चे में, क्योंकि तेरी साल की फीस $19,000 है, अगर मैं अपना घर भी गिरवी रख दूंगा तो इतना नहीं हो पाएगा, तो एक काम कर तू। ओके, तो उन्होंने पहले तुम्हें बोला कि तुम्हारे पापा को बेसिकली कि हेल्प कर देंगे, एंड देन सेकंड डे मतलब लैंड होने के दूसरे दिन ही उन्होंने बोल दिया कि $19,000 है, वी कांट पे। तो स्ट्रेंज काफी। हाँ, उस टाइम पे काफी फ्लिप हो गए। तो जब बंदा उधर ऑलरेडी होता है तो उस टाइम पे स्टेप बैक तो कर नहीं सकता, कि मैं आ गया था ऑलरेडी अमेरिका में था, तो इंडिया वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो उसके बाद ये बात हुई कि उन्होंने बोला मैं तेरे को काम पे लगवा दूंगा, मेरे फ्रेंड है उनका अपना गैस स्टेशन है, तो तू वहाँ पे काम पे लग जा, कैश पे लग जा, एंड जितना वो कमाएंगे तू अपने पास रख लेना, और उसके बाद जब 7-8 महीने बाद जब तेरे पास इनफ पैसे हो जाएंगे तो कॉलेज में घुस जाना। तो बट मैंने उनसे रिकन्फर्म करने के लिए पूछा कि मैं कॉलेज में तो नहीं घुस रहा हूँ, तो कॉलेज वाले रिपोर्ट नहीं करेंगे इमिग्रेशन को कि ये तो आया नहीं, आया बंदा तो गायब हो गया? तो बोलते कि अगर वो रिपोर्ट भी करेंगे तो यहाँ पे तेरे को ढूंढने नहीं आते हैं वो, तो रिपोर्ट भी कर देंगे 7-8 महीने बाद, तो बोल सकता है कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे, तो तेरे को चांस दे सकते हैं रहने के लिए, या शेल्टर दे सकते हैं तेरे को। तो आई वाज लाइक ठीक है। उस टाइम मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि वो वहाँ पे 5-6 साल से रह रहे थे, उनके पास एक्सपीरियंस था। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक ही काम पे लगवा दिया वहाँ से। ओके, सो भाइयों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं एक चीज़ पहले बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अगर तुम्हें बोले कि अपना कॉलेज नहीं जाओ और 7-8 महीने बाद जाना, तो उनकी बात मत सुनना, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारी क्यों ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है तुम्हारे इमिग्रेशन पर्पजेज में। जैसे भाई के साथ हुआ, भाई को दूसरे दिन ही उन्होंने पहले तो बैकआउट कर गए, और दूसरे दिन उन्होंने बोला कि कॉलेज ही मत जा, मतलब पढ़ने आए हो तो तुम बेसिकली भाई जो भी यूएस, यूके, कनाडा जहाँ से भी देख रहा है, यू शुड गो टू योर कॉलेज, और फीस अगर तुम्हें घर से मंगवानी पड़े घर से मंगवाना, बट ये चीज़ मत करना। सो गो अहेड आर्यन। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे काम पे लगवा दिया हफ्ते बाद, एंड वहाँ पे जो ओनर थे गैस स्टेशन के वो नेपाली थे, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नेपाली लोग होते हैं जो थोड़ा सा काम वगैरह करके गैस स्टेशन खरीद लेते हैं एवरीथिंग, तो वो थे वहाँ पे, एंड उनके साथ जो काम करते थे वो भी नेपाली ही थे। तो बेसिकली लोग आते हैं आजकल डोंकी करके आते हैं ना, बॉर्डर के थ्रू चलते वगैरह वगैरह, तो वो लोग वहाँ पे काम करते थे,
तो मेरे को उनके साथ उन्होंने काम पे लगवा दिया। Okay. तो उस टाइम तक तो मेरा लीगल स्टेटस था और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट उसी साल हुआ क्या कि जब मैं कॉलेज नहीं पहुंचा तो हफ्ते बाद कॉलेज वालों ने रिपोर्ट किया एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने मेरा डिपोर्टेशन का ऑर्डर निकाल दिया कि इसको फरवरी में डिपोर्ट कर दिया जाए। बट मेरे को उसी साल, बट उस साल मेरे को इस चीज़ की कोई भनक भी नहीं थी क्योंकि अगस्त कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो यही बात हुई, तो मैं काम करता रहा। तो मैं दिन में 10-10 घंटे काम करता था और $10 पर घंटा मिलता था मुझे कैश। तो रोज सुबह 2 से लेकर रात को 12 बजे तक। अच्छा, तो वो भी तुम्हें कैश पे देते थे? हाँ, क्योंकि वो मेरा कोई कार्ड नहीं था, ना ही मेरे पास वहाँ पे आईडी थी कि मैं बैंक अकाउंट खोल सकूँ। तो वो तो मुझे अलाउ नहीं किया मेरे अंकल ने कि आप ये करो कि अकाउंट खोलो, क्योंकि उनको पता था अगर खोलूँगा तो पकड़ो जाऊँगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो मेरे को कैश पे देते थे, तो मेरे को $10 पर घंटा देते थे। एवरेज पे से भी कम था वैसे तो, बट उन्होंने मेरे को रखा और मेरे को देते थे और मैं दिन में 10 घंटा काम करता था। तो मैंने 2-3 महीने बिना किसी छुट्टी के भी काम किया वहाँ पे। तो रोज़ का दिन का 10 घंटा मैं काम करते गया एंड जो भी कैश होता था वो मेरे अंकल रख लेते थे और उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया हुआ था कि तू कार्ड से यूज़ कर और जो कैश होगा मैं चाहे उसमें से डिडक्ट कर लूँगा जो भी तेरा महीने का खर्चा होगा। तो आई वाज लाइक ओके। बट धीरे धीरे जैसे 10 महीने हुए तो कभी कभी होता है फ्रेंड्स, अब किसी फैमिली में रह रहे तो आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहते हैं, राइट। तो वो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स की वजह से क्या हुआ कि मैं थोड़ा फेड अप हो गया था और मुझे शिफ्ट होना था कि अब मैं इनफ अर्न कर रहा हूँ कि मैं किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकता हूँ। मैंने अपार्टमेंट भी देख लिया जो $400 पर मंथ मेरे को बोल रहा था कि लेगा। तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्लोज टू 3000 पर मंथ कमा रहा था। आई वाज लाइक ओके। नवंबर 4 को फ्राइडे या सैटरडे था आई गेस। तो उस दिन क्या होता है कि सुबह उठता हूँ मैं, तो मैं बात करता हूँ अपने अंकल और आंटी से कि मैंने शिफ्ट होना है, मैंने अपने लिए अपार्टमेंट देखा हुआ है। तो मैं कोई बुरे रिलेशंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जाना चाहता हूँ कि मैं वापस आते रहूँगा, मिलते रहूँगा वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे वो काफ़ी भड़क गई कि तूने हमें कभी रेंट नहीं दिया, तूने कभी खाने का पे नहीं किया एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज लाइक कि वो मैं क्यों करता, आपने मुझसे कभी मांगा ही नहीं, आपने मुझे बोला कि आप मुझे शेल्टर दोगे। ओके, सो ये बेसिकली बात तुम्हारी 4 नवंबर की है। जब तुमने बोला कि तुम्हें मूव आउट होना है तब तुम्हारे अंकल तुम पे एग्रेसिव हो गए, अंकल आंटी बेसिकली जो दोनों थे। तो उस टाइम पे हमारा कोई 5-6 घंटे आर्गुमेंट चला। डैम, और तुम उन्हीं की वजह से मतलब कॉलेज नहीं गए बिकॉज, और तुम्हारे पापा से जो उन्होंने मतलब प्रॉमिस किया था कि दे विल पे योर फीस एंड दे विल हेल्प यू, तो वो भी नहीं किया और उन्होंने तुमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। और जब तुमने बोला कि भाई मेरे को अपार्टमेंट में जाना है तब उनको गुस्सा आ गया बेसिकली। तो वो उस टाइम पे उस चीज़ पे भड़क के तो बोलते कि तू कार्ड वगैरह सब इधर छोड़ के जा, जो तूने फ़ोन खरीदा है वो भी छोड़ के जा। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी थी जिससे मैं काम वगैरह पे जाता था, तो वो भी छोड़ के जा। तो उस टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं छोड़ के चले जाता हूँ, तो मेरे को बस मेरे पैसे वगैरह दे दो तो मैं चले जाऊँगा। तो बोलते ठीक है तू मंडे को पैसे ले लेना, तो उसके बाद जब तेरे को शिफ्ट होना तो हो जाना। मैंने बोला ठीक है। तो नवंबर 4 को मैं उसी दिन दोपहर को काम पे निकल जाता हूँ, पूरा दिन मैं काम करता हूँ फ्राइडे को, फिर मैं रात को घर आता हूँ कोई 12 बजे, तो सब सो गए होते हैं। सैटरडे को भी मैं ऐसे ही करता हूँ, संडे को भी मैं ऐसे ही करता हूँ। तो नवंबर 7 को मंडे था, तो मंडे मॉर्निंग में उठा एंड जिम जाते हैं सब सुबह, तो रेडी हुआ जिम वगैरह जाने के लिए। तो मैं बस निकल रहा हूँ कॉरिडोर से एंड मेरी जो आंट थे वो अपने रूम में लेटे हुए थे। वो बेसिकली वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उसने पता नहीं छुट्टी क्यों ली थी, तो उधर लेटे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को आवाज़ मारा कि कहाँ जा रहा है, छुप छुप के कहाँ जा रहा है, लाइक मारते हैं ना हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड्स में चलता है। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि साइड पे बैठ, तो मैं बैठा एंड शी वाज लाइक कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई, मेरे ना पूरी बॉडी पेन्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरी ना हाथ वगैरह दबा दे यार, मसाज कर दे। तो मैंने बोला ठीक है कर देंगे, क्योंकि जो औरत आपको खाना खिला रही है, रहने की जगह दे रही है, तो उसको आप ऑब्वियसली माँ की तरह ट्रीट करोगे, राइट। तो मैंने उनके हाथ वगैरह अच्छे से दबाए, ठीक है। तो वो एक और चीज़ होती है ना, उसे बोलते हैं कि भाई तेरे में दम नहीं है क्या, अच्छे से कर ले, बोलते हैं थोड़ा सा ताना मार के बोलते हैं कि अपने बच्चों को ही बोलते हैं। तो उन्होंने बोला तेरे में थोड़ा दम नहीं है, थोड़ा जोर से दबा यार। तो मैंने उनके हाथ वगैरह दबाए अच्छे से। तो बेसिकली चाहते वो कुछ और थे, तो मैंने हाथ वगैरह दबाया एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक कि नीचे एक पॉकेट नाइफ पड़ा हुआ है, तो तू गैस स्टेशन पे काम करते तेरे को पता होगा सेफ्टी कैसे खोलनी है उसकी, मेरे को तो आती नहीं। तो खोल के ना उस पर प्लेट पे रखते हैं, प्लेट पे उन्होंने नाशपाती रखी थी कि मैं खा लूँगी और मैं उसके बाद दवाई खा लूँगी। तो मैंने खोला उस नाइफ को, लाइट ऑन की, खोला नाइफ को और मैंने प्लेट पे रख दिया एंड उसके बाद मैंने उनको प्लेट पकड़ा दी। तो उसके बाद वो बोलते कि अच्छा चलो तू जा, कोई बात नहीं। तो मैं उठा, तो मैं बाहर सोफे पे बैठा, जैसे मैं बनाना खाने लगा, प्री वर्कआउट वगैरह आराम से घर पे बैठे बैठे। तो उस टाइम पे भी मैंने सब जैकेट वगैरह ले ली थी कि चलो अब निकलेंगे
एंड निकलने के टाइम पे ही क्या होता है कि मेरी चाची बोल सकते हो ना, तो वो निकले अपने रूम से, वहाँ पे हम चाची चाचू बुलाते थे क्योंकि पापा के फ्रेंड्स हैं ना, तो वो निकले रूम से एंड फिर वो बाथरूम में गए सडनली, एंड बाथरूम में जाके वो किसी को कॉल करने लग गए। तो उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि चलो कर रहे होंगे किसी को कॉल। तो उसके कोई 5 मिनट बाद क्या होता है, दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होता है। तो मैंने दरवाज़ा खोला एंड दरवाज़ा खोलने के बाद वहीं पे ऑस्टिन की पुलिस डिपार्टमेंट के 2 लोग आगे हुए थे, अपनी वही प्रॉपर ब्लू यूनिफॉर्म्स में गोली वगैरह लेके एकदम पॉइंट कर रहे थे मेरे ऊपर कि जो भी तेरे हाथ में उसको ड्रॉप कर दे। तो मैंने सब कुछ साइड पे रखा, तो उन्होंने बोला हाथ पीछे करके बाहर आ जा। तो मैं बाहर आ गया उस टाइम पे, और मैं काफी कंफ्यूज था। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली तुम पे 911 कॉल करके पुलिस बुला ली। हाँ, वाह, तो बेसिकली ये प्लांट किया तुम पे कि भाई ये इसने मेरे को मारने की कोशिश करी है। 100% बेसिकली प्लांट भी इस हिसाब का हुआ था कि जब मैं संडे को रात को घर पहुंचा था, तो मेरे जो अंकल थे उन्होंने मेरे को बोला था कि तू चले जा, कोई बात नहीं, तेरी आंटी भी रेडी है, तू चले जा, तो एक बार बस उनको सॉरी बोल देना कि तो सॉरी बोल देना, तो तू चले जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता, उस दिन भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट होगी तो तू छोटा है। तो उस लाइक अगर एक सॉरी बोलने से रिलेशन ठीक हो जाता तो क्यों नहीं, ऊपर से मुझसे वो बड़े हैं, राइट। तो मैंने उनके लिए सॉरी वाला पूरा व्हाट्सएप मैसेज भी लिखा हुआ था कि मैं चलो फेस टू फेस नहीं बोलूंगा, मैसेज भेज दूंगा, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। फेस टू फेस वापस आर्ग्यूमेंट हो गया तो क्या पाएगा। तो वो भी अभी तक मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो उसी दिन मैंने जिम जाने से पहले उनको भेजा भी था वो। तो मैं डेफिनेटली मेरे को भेजना ताकि मैं इस वीडियो में 100% आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो मैंने लिखा हुआ सॉरी वगैरह कि अगर मुझसे कोई गलती हुई वगैरह वगैरह तो मुझे माफ करना, मैं बस शिफ्ट होना चाहता हूँ वगैरह। तो उस दिन उन्होंने मैसेज पढ़ा भी था, पढ़ने के बाद भी उन्होंने ये सब किया। ओके, तो ये सब हुआ एंड आफ्टर दैट मेरे को पुलिस वालों ने बाहर खड़ा कर दिया। एक पुलिस वाला मेरे साथ बाहर खड़ा था, मेरे को क्या बोलते हैं चेन्स पहना के, वो जो उनके हथकड़ियाँ होती हैं, उन्होंने वो पहनाई, मेरे को बाहर खड़ा किया, या आई वाज बेयरफुट। तो उसके बाद दूसरा जो बंदा था वो अंदर चले गया। तो वो बोलता है तेरी आंटी से तेरी कोई आर्ग्यूमेंट हुई? तो आई वाज लाइक नहीं, मेरा तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, आपने शायद गलत घर में आ गए हो आप, जैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो वो बोलते ठीक है तू अपने बारे में बता, तू कहाँ से है। मैंने सब कुछ उनको बताया। तो उसके बाद दूसरा बंदा इतनी देर तक अंदर से आता है, तो वो बोलता है कि सर मेरे को अंदर एक नाइफ मिला। तो उस टाइम पे बोलते हैं अच्छा चलो इसको गाड़ी में बैठा दो, ठीक है। तो उस टाइम पे जब उन्होंने बोला नाइफ मिला, तो उस टाइम पे समझ गया कि अच्छा ये पूरा प्लॉट था। तो उस टाइम पे मेरे रोने से बेसिकली तुमसे उस टाइम पे वही मेरे रोने से कुछ करने से कुछ फायदा नहीं होना था, क्योंकि जो उन्होंने पकड़ लिया था वो पकड़ लिया था। उनके पास ऊपर से टोटल हार्ड एविडेंस था, और वहाँ पे वुमेन की ज़्यादा सुनी जाती है कि जो वो बताएंगी थोड़ा सा रो भी देंगी तो एकदम चीज़ें उनकी फेवर में हो जाती हैं। तो वो हो गया। उसके बाद जो मैंने हाथ दबाए थे तो उन्होंने वो भी एज अ ब्रूजेस बता दिया उनको कि मैंने स्ट्रगल किया, इसने मेरे को चाकू वगैरह दिखाया। तो फिर मैं भाग के बाथरूम में गई और मैंने आपको कॉल कर दिया। तो उनके हिसाब से दिस इज व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने मेरे को बाहर गाड़ी में लेके गए, उन्होंने मेरे को गाड़ी वगैरह में बिठाया। एंड गाड़ी में बिठाने के बाद क्या हुआ कि उधर मेरे को आधा घंटा बिठाए रखा उन्होंने। तो अंदर आंटी का वो पोस्टमार्टम या बोले कि जो भी टाइप होता है ना, थोड़ा सा चेक करते रहे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। बेसिकली मतलब मेडिकल चेक हुआ। हाँ, मेडिकल चेक वगैरह सब हुआ कि कहाँ पे ब्रूजेस हैं, कहाँ पे हैंड के निशान हैं, ये है वो है। तो वो सब होने के बाद वो मुझे सीधा वहाँ से जेल में ले गए। तो उस टाइम पे आई वाज वेरी कंफ्यूज। हाँ, वहाँ पे ट्रैविस काउंटी जेल है, तो वहाँ पे वो मुझे डिटेन करने के लिए ले गए। एंड मैंने उनको बोला कि मेरा फ़ोन ले आना अंदर से, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को बताना है, क्योंकि ये तो घर पे बैठे थे मम्मा, तो उनको कुछ भनक नहीं थी। तो उन्होंने खाली 2 मिनट मेरे को व्हाट्सएप कॉल करनी थी। तो मैंने कॉल करके बोला कि मम्मा ऐसे मुझे अरेस्ट करवा दिया, तो मैं आपको जब मेरे को जैसे मौका मिलेगा कॉल करूँगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे फिर मम्मा भी और बहन सब परेशान हो गए थे, क्योंकि अब दूर बैठा होता तो ऊपर से वहाँ पे अरेस्ट हो गया। तो मुझे जब वहाँ पे ले गए वो, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 दिन रखा। एक छोटा सेल होता है जितना आपका कमरा है ना, उसका आधा लगा लो, उतना सा सेल था, बिल्कुल लाइट्स ऑफ वगैरह। उधर मेरे को उन्होंने 2 दिन रखा। एंड 2 दिन निकालने के बाद मेरे को वो सीधा कोर्ट की हेयरिंग पे ले गए। तो हेयरिंग पे ये होता है कि फर्स्ट हेयरिंग में आपको वो बताते हैं आपके ऊपर चार्जेस क्या लगे और आपके राइट्स क्या हैं। तो चार्जेस उन्होंने बताया, मेरे ऊपर चार्ज लगा था एग्रीवेटेड असॉल्ट विद डेडली वेपन, व्हिच वाज अ सेकंड डिग्री फेलिनी। सो बेसिक सेकंड डिग्री वहाँ पे 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट वाली सबसे खराब होती है, जैसे होमिसाइड हो गया वो फर्स्ट डिग्री में चला जाता है। तो मेरे ऊपर लगी सेकंड डिग्री फेलिनी। एंड जज ने बोला कि आपकी सजा हो सकती है कम से कम भी 5 से लेकर 20 साल तक। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट आप बॉन्ड पे रिलीज नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप यहाँ के नेशनल नहीं हो, आप इंडिया के नेशनल हो। तो अगर आपको बॉन्ड पे फुल बॉन्ड पे रिलीज होना है तो आपको $25,000 देने पड़ेंगे। Damn, $25,000, which is like 15-20 लाख। हाँ, तो ये सब देना पड़ेगा। ऊपर से हमारे घर वालों का ये था कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ लगा दिया था मेरे को बेचने के लिए, राइट।
तो वहाँ पे उनको मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी, ऊपर से मेरा सारा कैश वगैरह जितने भी मैंने कमाई की थी वो पड़ी हुई थी मेरे अंकल के पास। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे लेके वहाँ पे एक सेंट्रल जेल होती है, वहाँ पे ले गए मुझे। वहाँ पे सेम ऐसे रूम में उन्होंने मेरे को क्वारंटीन पे रखा कोई 7 दिन तक, जिसमें वो बाहर नहीं निकलने देते, ना नहाने के लिए, ना ब्रश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं। तो जो भी फ्रेश वगैरह ओके, सो वॉशरूम कैसे? वॉशरूम साइड पे बना होता है, एक वॉशिंग बेसिन बना होता है, नीचे पॉट बना होता है बस ऑन द साइड। डैम। तो वैसा रखा होता है। तो वैसे वहाँ पे उन्होंने मेरे को रखा 7 दिन तक। तो वहाँ पे आप जेल पे कितने टाइम रहे थे? जेल में कितने जेल टाइम में रहा था मैं नवंबर 7 से लेकर जनवरी 17 तक, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना। हाँ Damn. हाँ। तो बेसिकली फिर वहाँ से हुआ क्या कि वहाँ से निकलने का प्रोसीजर क्या था? निकलने का प्रोसीजर ये था कि वहाँ से निकले कैसे? कोर्ट में हेयरिंग्स लो, कोर्ट की डेट्स पे जाओ, किसी तरह प्रूव करो कि आप गिल्टी नहीं हो, आप इनोसेंट हो, तो फिर निकल सकते हो। तो वहाँ पे कोर्ट का डेट का सिस्टम बहुत खराब है। पहली कोर्ट की डेट आपकी 2 महीने बाद पड़ती है, वो भी रीसेट होकर 2-3 महीने बाद पड़ती है। तो कम से कम कोई भी बंदा कम से कम 6 महीना तो जेल में रहेगा ही रहेगा, छोटा से छोटा चार्ज क्यों ना हो। ओके। तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मेरे को जब मेन सेल में शिफ्ट किया, तो इतनी देर तक मुझे बोलते हैं कि आपके लॉयर का कॉल आया आपको। तो मैंने उनसे बात वगैरह की कि आप गवर्नमेंट लॉयर हो तो आप फीस वगैरह तो नहीं लोगे, राइट? तो बोलते नहीं, मैं फीस नहीं लेते, बट तेरा केस कोई उठा नहीं रहा था तो मैंने उठा ली, क्योंकि तेरे ऊपर इसके बाद एक फेडरल केस भी पड़ा हुआ है, इमिग्रेशन का केस, कि तू इलीगल हो गया हुआ है, तेरा लास्ट ईयर डिपोटेशन था तो तू डिपोर्ट नहीं हुआ, तू घर नहीं गया। उन्होंने ऑर्डर निकाला था तू घर जाए, बट तू गया नहीं उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने उसको सब स्टोरी बताई। तो उसने मेरे को बोला अगर तूने किया भी है तो भी बता दे, क्योंकि मैं तेरा ही लॉयर हूँ, मैं हमेशा तेरी तरफ ही तेरी पनिशमेंट होगी कम करूँगा वगैरह। तो मैंने उसको क्लियर बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, चाहे 1 साल लग जाए लड़ते लड़ते केस, बट मैं सज़ा नहीं लूँगा। मैं नहीं मानूंगा कि मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि मैं 5 साल तक ऐसे अंदर जाना नहीं चाहता, राइट? उसने बोला ठीक है, बट अब तेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जनवरी की मेरे को एक चीज पूछनी है कि आपके ही जो मतलब वो पापा के दोस्त थे, उन्होंने आपको पहले क्या कहते हैं कॉलेज जाने के लिए मना किया बेसिकली कि 7-8 महीने के बाद जाओ, तो उनके चक्कर में तुम कॉलेज नहीं गए। दूसरा, फिर उनके चक्कर में तुमने कैश पे काम किया बेसिकली, और फिर तुम कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, तो कॉलेज की तरफ से तुम बेसिकली इलीगल हो गए बिकॉज तुमने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया। और चौथा, फिर उसके बाद उन्होंने तुम पे मतलब जब तुमने मूव आउट करने की कोशिश करी तो उन्होंने ही तुम पे केस लगा दिया, मतलब 2nd डिग्री बेसिकली, विच इज लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर और समथिंग लाइक दैट, वैसा ही होगा, सिमिलर टू दैट। और उसके चक्कर में तुम्हें बिन बात के 2.5 महीने तो रहने पड़े, ऊपर से इतना बड़ा केस भी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? जब तुम्हें गवर्नमेंट लॉयर मिल गया था और तुमने गवर्नमेंट लॉयर ने सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद इस केस की मतलब एविडेंस कैसे मिले कि वो लोग गलत हैं, मतलब वो लोग गलत हैं, उन्होंने ही सब कुछ ही करवाया? कैसे प्लॉट हो और कैसे तुम क्लीन निकले वहां से? बेसिकली जब उन्होंने प्लॉट किया तो ऑब्वियसली कोई प्लॉट करता है उसके पास कोई रीजन होगा। टोटल गट्स तो हो नहीं सकता कि तेरे को जेल में बचा दे, तो उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। उनका फायदा बेसिकली ये था कि जनवरी की स्टार्टिंग में, अभी तो जनवरी हो चुकी थी, तब से अंदर था एंड लॉयर मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था कि चल रहा है, जब कोर्ट डेट आएगी देखा जाएगा। ही वाज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल था। मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो टाइप ऑफ खज्जली हो रहे थे हम सारे अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं था, ऊपर से 100 और लोग थे अंदर, अलग अलग सेल्स में बंद थे। तो हुआ क्या कि उसके बाद जनवरी की स्टार्टिंग में क्या होता है, वहाँ से मैं इंटरनेशनल कॉल कर सकता था, तो मैं करता था बीच में। तो जनवरी के स्टार्ट में क्या होता है कि वो मेरे घर पे कॉल करते हैं अंकल मेरे कि आपको आपका बेटा वापस चाहिए। तो मेरी मम्मा को कॉल करते हैं एंड मेरी बहन थी साथ में, तो उसने रिकॉर्डिंग उसी टाइम पे ऑन कर दी कि आपको आपका बेटा चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तो जम्मू में हमारी लोकल लैंग्वेज है डोगरी, ठीक है, डोगरी। हाँ, जैसे पंजाब में पंजाबी है, तो थोड़ी मैचिंग ही है। तो वो उस अपनी अपनी वे ऑफ टोन में या अपनी लैंग्वेज में वो बात करते हैं कि आपको आपका बेटा चाहिए। तो मम्मा बोलती है हाँ मैं मेरा बेटा चाहिए, आपने वैसे भी झूठा केस लगाया, आप केस वापस ले लो, राइट, हमें हमारा बेटा भेज दो, मैं और कुछ नहीं चाहिए, राइट, आप कैश भी रखना जो रखना है रखो। आफ्टर दैट ही वाज लाइक कि मैं कर दूंगा, मैं आपके बेटे को बाहर निकाल दूंगा, बट जो मकान है आपका, जो आपका मकान है वो मेरे नाम करवा दो। इंडिया का? हाँ, इंडिया का जो आपका मकान है वो मेरे नाम करवा दो, तो मैं सब कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपने नहीं करवाना, नहीं करवाया, तो मेरे इंडिया में लिंक्स वगैरह हैं, तो मैं आपको घर पे भिजवा के मैं फायर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। उन्होंने थ्रेट्स दे दिए मेरी फैमिली को कॉल पे, ठीक है। तो वो मेरी बहन ने सब रिकॉर्ड कर दिया।
एंड मेरी बहन ने उसी टाइम रिकॉर्ड करके खुद ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, तो उसने मेरे लॉयर को भेज दिया। तो जनवरी के कोई पहले हफ्ते में तो मेरा लॉयर मुझसे मिलना, मेरे को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉयर मुझसे मेरा मिलने आता है, तो वो मेरे को बोलता है कि यार 1-2 हफ्ते बाद घर जाएगा। तो वो सुन के तो मुझे बहुत खुशी लगी कि अच्छा अच्छी बात है, सरप्राइज दे रहा। तो उसके बाद बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, मेरे पास ट्रांसलेशन पड़ी हुई है। तो मैंने डीए से बात की, बट डीए बोल रही है कि वो जो ट्रांसलेशन है वो वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि ट्रांसलेट अपनी मन से भी करते हैं, तो वेरीफाइड ट्रांसलेशन नहीं है, तो आप कहीं से वेरीफाई करवा लो, तो उसके बाद मैं कर दूंगी। क्योंकि जो डीए थी वो भी मुस्लिम थी एंड वो भी काइंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान से उनका लिंक था। तो वो थोड़ा सा था कि वो थी कि अभी छोटा है लड़का, 19 ईयर्स ओल्ड है एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैं 19 ईयर्स ओल्ड, अच्छा तुम्हारा 19? मैं 19 ईयर्स ओल्ड नवंबर 20 में हुआ था, जेल के अंदर ही। ओह, जेल में बर्थडे बनाया, डैम मैन। तो वहाँ पे तो हो जाता है अंदर बेसिकली 18 साल में, तो 18 साल के यूएस गए और 19 साल तुम्हारा जो दूसरा पहला बर्थडे था बेसिकली यूएस वाला, वो जेल में था। दैट्स सो सैड मैन। हाँ, उस टाइम चाहता तो था कि मैं नवंबर 20। फिर तुमने वो कैसे वेरीफाई करवाया? वेरीफाई नहीं करवाया, हम कोशिश करते रहे यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने सब में रिकॉर्डिंग भेजी कि कोई पंजाबी है, कोई कुछ है, वो वेरीफाई कर दो। तो प्रोफेसर्स ने बोला हम कोशिश करेंगे। तो उसके भी 1 हफ्ते बाद डीए बोलती कि चलो छोड़ो वेरीफाई रहने, तो मैं खुद से कर दूंगी। तो डीए ने पता नहीं कैसे मानी वो, आई डोंट नो। तो घर वाले तो सब माथा टेक ही रहे थे, तो किसी तरह कुछ हो गया होगा, तो उन्होंने बोला कि मैं मान जाऊंगी। तो उसके बाद क्या होता है कि जनवरी 16 को वो मेरा वो सब गिरा देते हैं, फेलिनी चार्जेस, किसके ऊपर अभी कोई फेलिनी चार्ज होंगे या तो उसके ऊपर कोई बेसिकली सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं उस टाइम पे। तो हम इसके फेलिनी बेसिकली सारे चार्जेस ड्रॉप कर देते हैं। मेरे पास वो ड्रॉप जो हुआ था उसका भी मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा ऑर्डर का पीडीएफ, तो मैं वो भी आपको भेजूंगा। तो उस पर लिखा होता है कि फेलिनी चार्जेस विल नॉट बी फाइल्ड एट दिस मोमेंट पेंडिंग अंडर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि अगर कभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, इस केस को रीओपन किया जाता है तो तब का तब देखा जाएगा। तो उन्होंने ये करके केस को उसी टाइम पे कर दिया क्लोज। एंड उसके बाद मैं काफ़ी खुश था कि चलो जनवरी 17 हुई है, तो मैं बाहर आऊँगा, क्या पता मुझे इमिग्रेशन नहीं लेके जाए, मुझे सीधा यहाँ पे छोड़ दें, तो मैं खुद ही फ्लाइट पकड़ के इंडिया चले जाऊँगा या जो भी होगा। तो जनवरी 17 को वो सुबह 6 बजे उठाते हैं मुझे, बोलते हैं कि चल जा, ATW बोलते हैं कि ऑल द वे आउट, चलो उठो। तो उस टाइम उन्होंने मुझे उठाया, तो मैंने सब अपना पैक वगैरह किया, जो भी सामान था, जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स थे अंदर के जो भी था, तो सब लेके गया मैं बाहर। एंड उसके बाद वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आए हुए थे, बोलते कि अभी तो हमारे साथ इमिग्रेशन जाएगा। तो मैंने बोला सर मैंने वैसे भी डिपोर्ट होना है, मैं चाहता ही नहीं इधर रहना, तुम मेरे को घर ही भेज दो, मैंने नहीं जाना कहीं पे रहने वगैरह। तो बोलते नहीं, तेरे ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो सिवियर थे, तो तेरे को इमिग्रेशन की कोर्ट को देखना ही देखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो इमिग्रेशन को जो हथकड़ियाँ पहनाते हैं वो हाथ में भी पहनाते हैं, पैरों में भी पहनाते हैं। तो उन्होंने वो दोनों टाइप की हथकड़ियाँ पहनाई कि भाग ना जाए, तो वो किया। एंड मेरे साथ 6-7 और बंदे थे, क्योंकि काफ़ी मैक्सिकन्स वगैरह होते हैं जो बॉर्डर से आ रहे होते हैं, जो पकड़ो जाते हैं रिवर वगैरह में, तो उनको भी सेम ही जगह पे डाला जाता है। सही बात है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से लिया एंड फिर वो मेरे को इमिग्रेशन की डिटेंशन में ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए। तो उसके बाद बोलते कि आपकी कोर्ट डेट पड़ती है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 की जनवरी में। ये 2023 अभी इस साल की स्टार्टिंग की बात है, जनवरी 17 की। तो बोलता है आपकी नेक्स्ट ईयर कोर्ट डेट पड़ेगी, तब तक कोर्ट बंद है फेडरल के। उसने मुझे ये बोला। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी शॉक हो गया कि अब 1 और साल इधर जेल में रहना पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मुश्किल से 2.5 महीने तो निकाले थे, अब 1 और साल। तो उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, तो मुझे फिर बड़ी इमिग्रेशन डिटेंशन में उन्होंने मेरे को शिफ्ट कर दिया। जब उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो वहाँ पे बोलते कि कोर्ट्स ओपन है, आपकी कोर्ट की डेट पड़ेगी, वो आपकी लास्ट कोर्ट डेट होगी अगर कभी पड़ी तो। तो उस टाइम में थोड़ा रिलीफ मिला। तो वहाँ पे इमिग्रेशन की फैसिलिटी थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि वो जेल नहीं है, वो डिटेंशन है, कि वो आपको डिटेन करके रख रहे हैं थोड़ी देर तक, कि चलो आपको थोड़ी देर तक रखते हैं जब तक आपका केस का कुछ फाइनल नहीं होता कि आप यहाँ पे रहोगे या यहाँ से वापस डिपोर्ट हो जाओगे। तो वहाँ पे मैं रहा थोड़ी देर एंड उन्होंने कोर्ट हियरिंग रखी मेरी। कोर्ट हियरिंग पे वो बोलते कि हम आपकी कोर्ट हियरिंग रिसेट कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग पे आना। तो ये हर जगह का यही है कि पहली वो रिसेट करके नेक्स्ट पे बुलाते हैं। तो नेक्स्ट पे जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये तेरे पास राइट्स हैं, तू शेल्टर लेना चाहता है तो शेल्टर ले सकता है, तू अगर तेरे को पता है कि तेरे ऊपर कुछ हार्म हुआ है, तो यहाँ पे तेरे को किसी ने मारा है अमेरिका में आके यहाँ कुछ, तो तू शेल्टर ले सकता है। तो उन्होंने 2-3 राइट्स मुझे बताए। तो मैंने उनको क्लियर बोल दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केस लड़ूंगा तो कम से कम मेरे को 6 महीने या 1 साल रहना पड़ जाएगा वापस, तो मैं और फेस नहीं कर सकता था उस टाइम। सही बात है। तो ऑलरेडी 2-2.5 महीने मेरे को इमिग्रेशन में भी हो चुके थे। तो मैंने बोला मुझे आप डिपोर्ट कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे डिपोर्ट करो।
तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है तेरे को डिपोर्ट कर देंगे। तो डिपोर्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि पहले तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो मेरा पासपोर्ट मेरे पास ही था, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया एंड उन्होंने मेरी एम्बेसी से बात की, मैंने अपने कॉन्सुलेट से सब बात की कि मेरे को डिपोर्ट होना है, इनको जल्दी से वेरीफाई कर दो। तो मेरे घर वालों ने भी एम्बेसी से काफ़ी बात की। तो 1 महीना और 1 हफ्ता लगा। उसके बाद मेरी टिकट बुक हुई और अप्रैल 4 को मेरी टिकट थी, अप्रैल 4 को मेरी फ्लाइट थी वहाँ यूएस से, और अप्रैल 6 को मैं लैंड हुआ था इंडिया में। तो टिकट वो करके देते हैं या तुम्हें अपने एक्सपेंस से करनी पड़ती है? वही करके देते हैं। वहाँ पे 2 टाइप ऑफ डेपुटेशन होती है, एक होता है वॉलंटरी डिपार्चर, एक होता है डेपुटेशन। डेपुटेशन में वही करके देंगे और उसमें आपको बैन लग जाता है 10 साल का कि आप 10 साल या उससे ज़्यादा आप यूएस में वापस स्टेप इन नहीं कर सकते। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो एक स्टैंप लग जाती है कि आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है। एक होता है वॉलंटरी डिपार्चर कि अभी आप खुद पैसे पे करके टिकट के चले जाओ और आप वापस वीज़ा अप्लाई करके कभी भी आ सकते हो। तो बट उसमें मुझे वॉलंटरी डिपार्चर ने दिया बिकॉज ऑफ द चार्जेस जो मेरे पर फाइल हुए थे। हालांकि मैंने उनको बहुत समझाया कि चार्जेस झूठे थे एंड चार्जेस ड्रॉप हो चुके हैं, बट वो नहीं मानते हैं। फेडरल काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, बाद में तूने वापस आके या तूने कोई ग्रज दिखा दिया या तूने उनके साथ वापस कुछ लड़ाई कर ली तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते, तो इसको डिपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो फिर एट द एंड यही हुआ कि मेरे को डिपोर्ट कर दिया गया अप्रैल में। तो मेरी पढ़ाई वगैरह तो रुक गई थी, मेरा 2 साल का गैप पीरियड आ गया वो अभी तो, कि मैं जा नहीं पाया अभी, और आई विल बी 20 इन नवंबर अगेन। सो अभी तो यही सब हुआ वहाँ पे। ब्रो बड़ी डीप स्टोरी थी अभी जब तो मैंने सुने नहीं, बहुत ही खतरनाक। और तुम्हारे पैसे भी लगे स्पेशली पढ़ाई में, और फिर तुम्हारा सपोर्ट मतलब भी नहीं किया वहाँ पे। ऑब्वियसली तुमसे फ़ायदा उठाया बिकॉज तुम लो वेज में काम कर रहे थे, उनके कार्ड यूज़ कर रहे थे, बट वो तुम उन्हें कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, कैश दे रहे थे, तो तुमसे वो पैसा भी वसूल कर रहे थे। चाहे नाम के लिए वो रेंट नहीं ले रहे थे, बट ऑब्वियसली कैश में ट्रांजैक्शन करना बहुत पैसा बच जाता है, तुमसे फ़ायदा उठा रहे थे। और जब तुमने बोला मूव होने के लिए तो देन दे स्टार्टेड यू नो ऑल द ट्रैप एंड एवरीथिंग। और अच्छा हुआ कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई कि उन्होंने बोला कि तुम अपना घर नाम मेरे नाम कर दो, तब जाके छोड़ देंगे लड़के को। तो मतलब उससे पता चलता है कि कितने वो ग्रीडी होंगे और क्या होगा। तो ये मेरे को एक चीज़ पूछने आ रही है, इस सब चीज़ के बीच में कैसे मोटिवेशन आ रही थी कि मतलब यार बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी गलती नहीं है। एंड पहले मेरे को कॉलेज के लिए मना करा उन्होंने, उनकी बात मैंने मानी, गैस स्टेशन पे गया, उसके बाद जब मैंने मूव होने के लिए करा तो उन्होंने ये सब करा मेरे पे। एंड देन यू वेंट टू जेल ऑब्वियसली, किसी दूसरी कंट्री में जहाँ तुम्हारी लैंग्वेज भी नहीं है। तो तुम्हें उस टाइम कैसा लग रहा था और क्या मन में आ रहा था कि क्या करूँ? घर वाले भी ऑब्वियसली परेशान होंगे, तो क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में तुम्हारे? जब वो जेल में लेके गए तो 2 टाइप का सिस्टम होता है कि एक बंदा होता है सोचता है कि अच्छा मैंने क्राइम किया तो मैं जेल में आया। एक सिस्टम होता है कि मैंने कुछ किया नहीं तब भी मुझे आना पड़ गया। तो उस टाइम का जो डिप्रेशन होता है ना, तो वो ज़्यादा जाग जाता है। तो जब मेरे को उन्होंने डाला सेल में पहली बार हथकड़ियों में, हैंडकफ्स में, एवरीथिंग, तो काफ़ी डिप्रेशन टाइप था और काफ़ी पैनिक एग्जाइटी हो रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे साइक वार्ड होता है, तो मेरे को उन्होंने साइक वार्ड में भी शिफ्ट किया। तो वहाँ पे ये होता है कि आपके पास वो लोग आते, काउंसलर्स आते हैं, उन्होंने रखे होते हैं कि काउंसलर्स आपसे बात करते हैं। तो काउंसलर से बात करके ये होता है कि आप जो भी आपके अंदर होता है वो रिलीज़ कर देते हो, थोड़ा सा शांत हो जाते हो। तो स्टार्टिंग में जो 15-20 दिन थे तो वो काफ़ी टफ निकले किसी तरह। खाना तो वो देते हैं, वो भी ब्रेड वगैरह एंड एवरीथिंग, थोड़ा ठंडा वगैरह खाना ही देते हैं। एंड ऊपर से वो वहाँ पे बीफ सर्व करने लग गए थे, तो मैंने वेजिटेरियन ट्राई कर ली थी कि मुझे वेजिटेरियन दो। तो वो वहाँ पे फिर बॉइल्ड ब्रोकली, बॉइल्ड बीन्स एंड एवरीथिंग देते हैं। तो जो है वो तो मैं खाना ही पड़ता है। तो मुश्किल हो गई थी स्टार्टिंग में काफ़ी, बट वहाँ पे ये नहीं, कुछ कर नहीं सकते ना, एट द एंड डिप्रेस्ड रहोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। मोटिवेशन तो यही थी कि घर जाना है वापस, किसी तरह घर पहुंचना है, क्योंकि घर वाले परेशान हैं, घर पहुंचना है। कि बाहर तो कुछ कर नहीं पाया, एटलीस्ट घर जाके घर की थोड़ी हेल्प करूँ, क्योंकि पैसे सब लग चुके थे। तो मोटिवेशन तो मेरी ऑल द टाइम यही रही थी। वही बिल्कुल डेड हो गई होगी। और मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यार जो भी बच्चे बाहर आते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, मतलब जर्मनी, मतलब यूरोप जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अपनी ये जो जर्नी हुई है कि मतलब तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, मतलब मैं तो सोच के मेरे को मतलब बहुत ही वियर्ड और अजीब हुआ, मतलब तुम्हारे साथ जो कि होना नहीं चाहिए था ऑब्वियसली, जो बंदा, और ऑब्वियसली तुम क्लीन निकले क्योंकि यू वर राइट। तो ऊपर वाला देख ही रहा होता है हर चीज़, भगवान सब कुछ देख रहा होता है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन सबको जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं और जो अपने रिलेटिव्स के पास जाके रहते हैं, या किसी के पास एक्सरवाइज? ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई तुम्हारा रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड करे, कोई भी कर सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को, यार स्टूडेंट्स को? मैसेज मेरा यही है कि अगर आप बाहर पढ़ने आ रहे हो, चाहे कनाडा जा रहे हो या अमेरिका जा रहे हो,
तो ऐसे आना है कि आपकी जेब में पहली बात पैसे हों, सीधा मत आ जाना कि आपके पास वहाँ पे खाली हो चुके हो तो यहाँ पे आके आप चलो काम कर लोगे हफ्ते का 20 घंटा और सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे 20 घंटा करके भी नहीं हो पाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो पैसे हैं, सब कुछ प्लान आउट करके, और अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके आ रहे हो तो उसको एक बार ही रीथिंक कर लो कि क्या ये बंदा ठीक होगा। अगर ट्रस्ट करके आ रहे हो तो ऐसा ट्रस्ट करके कभी करके नहीं आना कि आपको उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाना पड़े, क्योंकि मेरे केस में मैं उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो चुका था। मेरे पास ना रहने को कोई और जगह थी, ना ही खाने को कोई और ठिकाना था, ना ही पैसे कमाने का कोई और सोर्स था। तो ऐसा कभी मत करना, चाहे आपका अपना फैमिली मेम्बर क्यों ना, आपका पर्सनल रिश्तेदार क्यों ना, आपका सगा भाई क्यों नहीं हो, तो कभी मत ऐसा करना कि उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओ प्रॉपरली। उधर जा रहे हो तो मिल बांट के सब कुछ, एंड अपना हिसाब अपने तक क्लियर रखो, उनका हिसाब उनके तक रहने दो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंडियंस ही इंडियंस को गिराते हैं, अपने ही अपनों को गिराते हैं। वहाँ पे बाहर के लोग तो ठीक होते हैं, जो मेरा लॉयर था वो भी अमेरिकन था एंड ही वॉज वेरी गुड विथ मी, सब मेरे साथ ठीक थे। तो वहाँ पे जाके ना ये है कि रेसिज्म कम हो चुका है अभी, तो काफ़ी कम है। अमेरिका में तो नहीं है रेसिज्म, हल्का सा भी नहीं दिखेगा। तो इंडियंस को लेकर तो रेसिज्म नहीं है, तो अमेरिकन तो जो वहाँ का कल्चर है वगैरह तो सब एवरीथिंग वॉज फाइन, बट ये कि अपने उधर आपको गिराएंगे तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो सबसे बच के रहना, ये मत सोचना कि अच्छा मेरे को इंडियन दिख गया तो भाई मेरा भाई है, ऐसा सोच के नहीं चलना है। सब अपने तक रखो, सब अपना मतलब निकालते हैं। मतलब वही है ना, तुम्हें यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं सेफ्टी के लिए मैं वो खोल रहा हूँ, उसकी सेफ्टी लॉक खोल रहा हूँ, मतलब जो भी है उसका नाइफ का, एंड देन वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट के लिए काम कर लेंगे, और जो तुम्हें बोल रहे थे दबाने के लिए कस के हाथ पैर, उसके तुम्हें वो एज अ ब्रूजेस दिखा देंगे। तो मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग कि कोई इस लेवल का सोच सकता है। बट अच्छा लगा आर्यन बात करके, और भाई आई होप, मैं प्रे करूंगा और मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स भी प्रे करेंगे कि भाई तुम इंडिया में हो, कहीं भी रहो, आगे जाके जो भी प्लान्स हो कि अच्छा ही हो आगे तुम्हारे साथ लाइफ में, जो भी हुआ, जो भी झेला, कि मतलब यू नो यू हैव टू, तुम्हें करना पड़ा वो सब जो कि नहीं करना चाहिए था। बट आई होप आगे फ्यूचर में तुम्हें, मतलब यू नो जैसे मैं कहता हूँ कि सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं, कुछ सपने जरूर अधूरे रह जाते हैं। जैसे तुम्हारा यू वांटेड टू लिव अमेरिकन ड्रीम, और तुम्हें कुछ करना था, कॉलेज में पढ़ना था, बट वो नहीं हो पाया। इवेंचुअली क्या पता वो इंडिया में रह के हो जाए, मे बी भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया लिखा होगा आगे। तो आई होप कुछ अच्छा हो ब्रो, स्टे पॉजिटिव। और इतना तुमने मतलब कर लिया तो तुम वैसे ही जीते हो, इतना झेलने के बाद, 2-2.5 महीना जेल में बिताने के बाद, एंड देन इतना वहाँ पे केस जीत के आने के बाद, एंड देन तमीज से बाहर आने के, सब कुछ क्लीन होने के बाद, तो इट्स ऑलरेडी लाइक यू आर ऑलरेडी विनिंग। तो उसकी तो बहुत ही मतलब भाई सैल्यूट है। बाकी मेहनत करते रहो यार, कुछ बड़ा ही लिखा होगा भाई तुम्हारे लिए, ऐसे तभी ये इतना बड़ा झटका मिला, ताकि मैं आगे 10 साल बाद अगर आर्यन से बात करूं तो क्या पता मिलियनेयर या बिलियनेयर या कुछ बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर लिया हो, ताकि ये तुम्हारे जर्नी का पार्ट है कि ये तुम्हारा ऐसे बंदा नीचे गया और यहाँ से फिर सीधा ऊपर गया है। तो ये होना चाहिए ब्रो, स्टे पॉजिटिव। एंड एक लास्ट मैसेज बस मेरी ऑडियंस को दे दो, छोटी सी लाइन में। छोटी सी लाइन ये कि आपको घर वाले बोलते हैं जैसे आप बाहर जाते हो कि बच्चा कोई चॉकलेट ऑफर देना, कोई टॉफी दे तो खाना मत, लेना मत, कुछ पता नहीं मिला के दे दिया, राइट। बाहर का भी यही सिस्टम है, कोई अगर आपको कोई फ्री में फेवर दे रहा है तो उसको लेने से पहले सोचो कि क्यों दे रहा है और इसके पीछे इसका क्या मोटिव या क्या रीजन हो सकता है। सोच समझ के काम लो, अगर पूरे दिल से इमोशनल होकर काम लोगे ना तो नहीं बनता, क्योंकि बाहर लोग दिमाग से सोचते हैं। सही बात है। सो विद दिस बीइंग सेड, आर्यन थैंक यू सो मच भाई, आपने हमारी एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का स्लैश पॉडकास्ट बोल सकते हो, उसमें आए, आपने अपना ओपिनियन दिया स्पेशली, और अपने मम्मी पापा की परमिशन के साथ ये बताया ताकि और लोग अवेयर हो पाए, उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। और डेफिनेटली जो भी देख रहे हैं, दे विल प्रे फॉर यू कि यू अचीव एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। और 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं मिलूंगा, जब भी 1-2 साल बाद इंडिया आऊँ मैं मिलूंगा डेफिनेटली तुमसे। तो भाई कुछ बढ़िया ही कर रहे होगे तुम लाइफ में। सो या दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू did, make sure to give this video a big thumbs up, drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bakwas। और भाइयों सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। बाय बाय, see you in the next one। और भाइयों stay care, मतलब be extra careful और stay positive, stay safe, peace out।